Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone। जी तो आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से रिलेटेड है। तो पहला एमसीक्यू हम देखते हैं, आइसोटॉप्स डिफर इन। इसमें पूछा गया है कि आइसोटॉप्स जो हैं वो एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं या किस बिना पर मुख्तलिफ होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन मास। आइसोटॉप्स की वो प्रॉपर्टीज़ जो उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन ये होती है कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। इसी बिना पर आइसोटॉप्स जो हैं उनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो उनके एटॉमिक मैसेज पे डिपेंड करती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, उसमें पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वंस इन ईच क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आइसोटॉप्स विद even atomic number and even atomic masses are comparatively abundant। ये बात हमने आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में पढ़ी हुई है कि एक ही एलिमेंट के ऐसे आइसोटॉप्स जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो हैं वो दोनों इवन होते हैं या जुफ्त अदद में होते हैं या ऐसे अदद में होते हैं जो 2 पे तकसीम हो सकते हैं। तो वो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो नेचर में कंपैरेटिवली अबंडेंट होते हैं या ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। आगे थर्ड एमसीक्यू देखिए, उसमें पूछा गया है मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज बिकॉज। तो एलिमेंट्स के जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स पर डिपेंड करता है, जो कि रिलेटिव अबंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है atomic masses are average masses of isotopes which are proportional to relative abundance। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू देखिए, इसमें पूछा गया है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है 0.55 मिलीग्राम वो करेक्ट ऑप्शन है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखें, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। कि एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ये वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अब इस किलोग्राम की यूनिट को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस ग्राम की यूनिट को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फिर अलग से इसी वैल्यू को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस किलोग्राम की वैल्यू को डायरेक्ट मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद आंसर आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻25 मिलीग्राम। अब 9.1 इंटू 10⁻⁻25 को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.55 मिलीग्राम, जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए उसमें पूछा गया है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स कम्प्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखेंगे, जिसमें 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनते हैं। हम कह सकते हैं कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 3/4 मोल्स या 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और
इसी बिना पर अगर हम 0.75 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करते हैं तो 0.75 को ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 32 होता है। तो इस तरह हमारे पास आंसर आता है 24 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर डी जो है 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, इसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे जिनमें 8 ग्राम ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो जैसा कि हमें पता है कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के होते हैं, तो 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ही 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जिस तरह ये देखें सॉल्व भी किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 ग्राम होता है, जिसमें 32 ग्राम जो होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। इसी तरह अगर एक मोल में 32 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे तो 1.8 ग्राम्स के लिए 1/32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। आगे सेवंथ एमसीक्यू देखिए, इसमें पूछा गया है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर वो करेक्ट ऑप्शन है। इस आंसर को जस्टिफाई हम ऐसे कर सकते हैं कि गिवन सैंपल्स जिनमें वाटर, इथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O5 हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। जिस सैंपल के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उस सैंपल में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। गिवन केस में जो वाटर है उसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा हैं जो कि 0.2 मोल्स हैं। बाकी इथाइल अल्कोहल के केस में 0.1 मोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 0.1 मोल है और N2O5 में जो है वो 0.05 मोल्स हैं। जिस तरह वाटर के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के ही पाए जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इसमें पूछा गया है 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में क्या मौजूद होता है। तो इसमें एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है 1.12 डेसीमीटर क्यूब वो करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन को जस्टिफाई हम इस तरह कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम के बराबर होता है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इस तरह 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो 22.414 ओवर 28 जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। और अगर हम 1.4 ग्राम नाइट्रोजन जो है उसका वॉल्यूम जानना चाहेंगे तो हम 22.414 ओवर 28 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। और आखिरी एमसीक्यू में पूछा गया है अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड, और वी कैन से दैट विच इज अंडर कंसिडरेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक देखें, उसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, इसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं।
तो इसमें आ जाएगा AMU। नेक्स्ट इन द ब्लैंक देखिए, इसमें पूछा गया है द एग्जैक्ट मास ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय डैश स्पेक्ट्रोग्राफ। इसमें आ जाएगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आगे थर्ड फिल इन द ब्लैंक देखें, द फिनोमिना ऑफ आइसोटॉपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डैश। तो आइसोटॉपी का फिनोमिना जो है वो सोडे ने डिस्कवर किया था, तो थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा सोडे। आगे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक देखें, एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड बाय combustion analysis of those compounds which have dash and dash in them। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो उन्हीं कंपाउंड्स का कंबस्शन एनालिसिस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक के फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा कार्बन और सेकंड में आ जाएगा हाइड्रोजन। आगे फिफ्थ एमसीक्यू देखें, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ डैश। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तो फिर फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा प्रोडक्ट्स। आगे सिक्स फिल इन द ब्लैंक देखें, 1 mole of glucose has dash atoms of carbon, dash of oxygen and dash of hydrogen। तो अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें तो वो होता है C6H12 और O6। तो उससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 एटम जो हैं वो कार्बन के होंगे, 12 जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे और 6 जो हैं वो ऑक्सीजन के होंगे। आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, इसमें पूछा गया है 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हैज़ डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन के। इसमें सबसे पहले तो आपको मीथेन का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है CH4। उसके बाद आपको मीथेन का एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए, जिसमें कार्बन जो है उसका 12 होता है और एक हाइड्रोजन का जो है वो 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 4 होते हैं। तो 12 + 4 = 16। तो मीथेन का जो एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम होता है, जो कि 1 मोल ऑफ मीथेन के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ मीथेन जो है उसमें एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर जो हैं वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जब हम कहेंगे 1 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, तो एवोगैड्रो नंबर्स को 16 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम कहेंगे 4 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन मॉलिक्यूल्स, तो एवोगैड्रो नंबर्स ओवर 16 इंटू 4 करेंगे। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर्स जो है उसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे जो होती है 6.02 इंटू 10⁻23, और उसे हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। और हम ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हैज़ 1.505 into 10⁻23 molecules of मीथेन। इसके बाद लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखें, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन डैश इज ओबेड। तो स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसे ओबे करना ज़रूरी होता है। ये स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस की कंडीशंस में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी उन्हें डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम उन्हें किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। For this type of more informative videos, please subscribe my channel Conceptual Chemistry Zone, and thanks for watching.